आर्यभट्ट प्राचीन समय के ग्रेट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर थे। साइंस और मैथ के फील्ड में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या किया इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है। 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासनकाल में, जो कि एक गोल्डन एज कहा जाता था, उस समय पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म इसके समीप स्थित कुसुमपुर में 476 एडी में हुआ था। हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे बचपन में बड़े शांत स्वभाव के थे। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स के फील्ड में कई डायरेक्ट और यूनिक प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया था, जिनसे आज भी हमारी जिंदगी में बहुत से इन्वेंशंस जुड़े हुए हैं। आर्यभट्ट ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिनमें आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ था। इस ग्रंथ में वे डिफरेंट मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट थेरीज दी गई है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्षेत्र में भी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। आर्यभट्ट ने लिखे ग्रंथों में से सिर्फ आर्यभट्टीय ही एकमात्र ग्रंथ है जो आज भी अवेलेबल है। ये ग्रंथ 1500 साल पुराना है, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत ऐसी भाषा है जिससे बड़े से बड़ा कंसेप्ट कम शब्दों में लिखा जा सकता है। आर्यभट्टीय ग्रंथ में सिर्फ 121 श्लोक्स है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सिर्फ 121 श्लोक्स ही लिखे हैं, और इन 121 श्लोकों में ही उन्होंने इतने कंसेप्ट लिख दिए हैं कि आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। आर्यभट्टीय ग्रंथ आंतरिक रूप से 4 अध्यायों में विभक्त है। वो इस प्रकार है: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिकापाद सबसे छोटा केवल 13 श्लोकों का है। इस चैप्टर में मैथमेटिक्स के फंडामेंटल रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे नंबर्स को कैसे लिखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर टाइम के मेजरमेंट के बारे में बताता है और साथ ही अर्थ के रोटेशन के बारे में भी। इस ग्रंथ का दूसरा चैप्टर गणितपाद है। इस चैप्टर में आर्यभट्ट ने ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स, जैसे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया कैसे निकालना है, इस बारे में बताया है। साथ ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कंसेप्ट, जैसे सम ऑफ नंबर सीरीज और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीरीज कैसे निकालना है, ये बताया है। और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर में बताया है वो है इंडिटर्मिनेंट इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। ये वो इक्वेशंस होते हैं जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ax + by = c। ये एक सिंपल इंडिटर्मिनेंट इक्वेशन है। थर्ड चैप्टर कालक्रियापाद में मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिटरमाइनिंग प्लैनेटरी पोजीशंस, डिटरमाइनिंग डेज ऑफ वीक के बारे में बताया है। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि प्लैनेट्स की वेलोसिटी उनके ऑर्बिट के डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट होती है। आर्यभट्ट वो पहले इंसान हैं जिन्होंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है, जो है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता है। इस ग्रंथ का अंतिम और चौथा अध्याय है गोलपाद। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पृथ्वी के अध्याय से संबंधित है। इस चैप्टर में मोशंस ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया है। साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज के समय में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन और कॉस से जुड़े ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइन फंक्शन का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया था। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय के अंदर एक श्लोक लिखा है, जिसके मतलब से हमें ये पता चलता है कि आर्यभट्ट उसमें साइन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ एक और मज़े की बात ये है कि साइन शब्द भी असल में संस्कृत भाषा से ही निकलकर बना है। प्राचीन समय में भारत के अंदर साइन फंक्शन को जा कहकर बुलाया जाता था। यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है एक मुड़ा हुआ या घुमावदार धनुष्य। इस वर्ड को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करके जीबा नाम दिया गया था। इसके बाद जीबा शब्द को यूरोप के अंदर लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करके साइनम नाम दे दिया गया, और फिर साइनम को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके साइन नाम दिया गया। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय को संस्कृत के श्लोकों में लिखा था,
तो फिर उन्होंने उसमें मैथ्स के इक्वेशंस और फॉर्मूलाज को किस तरह से प्रदर्शित किया होगा, क्योंकि वो तो हमेशा नंबर्स में लिखे जाते हैं। इसके पीछे आर्यभट्ट का जीनियस दिमाग ही था कि उन्होंने बिना किसी नंबर का इस्तेमाल किए अपने श्लोकों में बड़े बड़े थ्योरम्स और फॉर्मूलों का वर्णन कर दिया। यह बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन दुनिया में आर्यभट्ट ही वह पहले इंसान है जिन्होंने पाई की सही सही वैल्यू 4th डिजिट तक निकाली थी। अपने कैलकुलेशन के जरिए उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 बताई थी और साथ ही यह भी लिखा था कि यह वैल्यू सटीक नहीं बल्कि अनुमानित है। इससे ये पता चलता है कि वह पाई के कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानते थे। इसके अलावा आर्यभट्ट ने हमें पाई का इस्तेमाल किए बिना सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका और फॉर्मूला भी बताया है। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि सर्कल के सरकमफरेंस यानी परिधि को आधा करके यदि उसको सर्कल के रेडियस यानी त्रिज्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो सर्कल का एरिया निकलता है। इस तरह के फॉर्मूले देने की वजह से ही उनकी गिनती इतिहास के सबसे महान गणितज्ञों में की जाती है। आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ के अंदर अपनी खुद की जन्म तिथि और इस ग्रंथ के लिखे जाने की तारीख भी बताई है। उनके अनुसार उनका जन्म 21 मार्च सन 476 में कुसुमपुर नाम की एक जगह पर हुआ था और उन्होंने 23 साल की उम्र में यानी सन 499 को आर्यभट्टीय ग्रंथ को लिखा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के अंदर 121 श्लोक लिखे हैं और उनमें से हर एक श्लोक अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। उनके उन सभी खोजों में से एक मशहूर जीरो की खोज है।